Hello everyone. I welcome you all to the YouTube channel of Akash Institute. My name is Divya Kaushik, your chemistry mentor. My dear students, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है थर्मोडायनेमिक्स। अब इस चैप्टर के नाम से ही स्टूडेंट्स घबराते हैं। इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, ये चैप्टर्स जनरली स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगते हैं, राइट? पर अगर हम लास्ट ईयर क्वेश्चंस में देखें तो यहाँ से इतने भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। काफ़ी क्वेश्चंस तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, तो इस चैप्टर से घबराना नहीं है। और आज हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, राइट? सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर हम माइक्रो एनालिसिस देखें चैप्टर का, तो उसके अंदर देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो लास्ट वाला जो एरिया है, स्पॉन्टेनिटी वाला, जो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, 6 क्वेश्चंस। वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस एग्जामिनर देखो हर टॉपिक को चूज कर रहा है। वो वर्क से भी क्वेश्चन आया है, एंट्रोपी से भी 3 क्वेश्चंस है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन है। चैप्टर पूरा ही इंपॉर्टेंट है। हम एक एक इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करेंगे। आज क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम किए गए हैं कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को, पैटर्न को स्टडी किया गया है और ऐसे क्वेश्चंस जो आपको सारा चैप्टर को रिवाइज करवा दे, राइट? तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ Cp ऑफ हाइड्रोजन, Cp of hydrogen and Cv of helium will be. तो Cp, Cp is the molar heat capacity at constant pressure and Cv is molar heat capacity at constant volume, right? तो होता क्या है बच्चे, हम यहाँ टेबल बना लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, याद होना चाहिए आपको। तो मैं जल्दी से आपके लिए टेबल बना लेती हूँ। टाइप ऑफ गैस, टाइप ऑफ गैस मतलब वी आर पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट एटॉमिसिटी। मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक गैसेस, राइट? गामा वैल्यूज Cp by Cv, gamma Cp by Cv, and here for monoatomic gas it is equal to 5/3, 7/5 for diatomic and 4/3 for triatomic, approximately 1.66, 1.4, 1.3. CpCv values, Cp values, Cv values, 5/2R, 7/2R, 4R, here 3R, 5/2R, 3R/2। ये टेबल आपको मेमोराइज करना है। और हमें क्या पूछा है? Cp ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक डायएटॉमिक गैस है और डायएटॉमिक गैस का अगर हम Cp देखें तो विच इज इक्वल टू 7R/2। Cv ऑफ हीलियम, हीलियम एक मोनोएटॉमिक गैस है और मोनोएटॉमिक गैस का अगर हम यहाँ Cv वैल्यू देखें तो वो हमारे पास है 3R/2। इनका डिफरेंस आपसे पूछा गया है, तो डिफरेंस आ जाएगा 7R/2 माइनस 3R/2 equals 2R. So correct option here is 2R. बच्चे जब भी आपको एटॉमिसिटी निकालने का क्वेश्चन आए तब आपके दिमाग में गामा आना चाहिए, आपको Cp/Cv पता होना चाहिए, Cp/Cv का रिलेशन पता होना चाहिए, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, राइट? तो ये एरिया इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पर्पस के लिए। सो ध्यान से इस टेबल को सभी स्टूडेंट्स मेमोराइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5.6 decimeter cube of a gas at STP requires 52.25 joule of heat to raise its temperature by 10 degree Celsius at constant volume. Gas can be, तो आपको गैस निकालना है। देखो अब यहाँ डिफरेंट गैसेस आपको दी गई हैं, राइट? तो मोनोएटॉमिक गैस है, सेकंड वाली डायएटॉमिक है, थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करें तो वो ट्राइएटॉमिक गैसेस है। तो बेसिकली अगर हम गैस की एटॉमिसिटी फाइंड कर लें तो हम इजीली करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। और हम जानते हैं एटॉमिसिटी हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं पॉइजन्स रेशियो, गामा निकाल के। गामा इज इक्वल टू Cp/Cv। अब कहीं से मुझे Cp या Cv में से कुछ मिल जाए तो मैं क्वेश्चंस को फाइनल आंसर तक पहुंच सकती हूँ, राइट? अब देखो यहाँ पे 5.6 डेसीमीटर क्यूब एट STP यानी कि 5.6 लीटर्स। तो अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें सो दैट विल बी इक्वल टू 5.6 by 22.4, 0.25 मोल्स। आपको दिया हुआ है कि इस गैस को 10 डिग्री से अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाए तो 52.25 जूल जो है वो हीट की आवश्यकता है। अब हम जानते हैं, राइट डाउन द फॉर्मूला,
Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। अब क्योंकि यहां पर सारा प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो हम वॉल्यूम टर्म को इंक्लूड कर देंगे। QV जो हमें दिया है वो 52.25 है, मोल्स हमारे पास 0.25 है, CV और डेल्टा T हमें 10 डिग्री दिया है, और बेटा चेंज चाहे सेल्सियस स्केल हो चाहे केल्विन स्केल हो, वैल्यू सेम रहती है। तो डायरेक्टली मैंने 10 पुट किया, और जब आप यहां से CV सॉल्व करेंगे तो ये 20.9 के अप्रॉक्स आएगा, राइट अब क्योंकि मुझे CV का पता है तो मैं इजीली CP निकाल सकती हूं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। CP इज इक्वल टू CV प्लस R। CV हमने कैलकुलेट किया 20.9, क्योंकि सभी जूल से हम डील कर रहे हैं तो R की वैल्यू जूल में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। इसको सॉल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करके आएगा 29 पॉइंट समथिंग, राइट 29 पॉइंट समथिंग के करीब आएगा। अब यहां से क्योंकि हमने CP निकाल लिया तो हम इजीली गामा निकाल सकते हैं, CP बाय CV 29 डिवाइडेड बाय 20.9, और जब हम यहां से सॉल्व करेंगे तो जो हमारी गामा वैल्यू आएगी वो 1.4 आएगी। और अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा जो गामा होता है वो डाई एटॉमिक गैस के लिए कितना होता है, 1.4। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया डाई एटॉमिक गैस हाइड्रोजन। तो गलती नहीं करनी, ध्यान से पढ़ना है आपको। क्वेश्चन में क्या दिया है, कांस्टेंट प्रेशर का डाटा भी गिवन हो सकता था तो हम CV निकाल लेते। अभी क्योंकि हमें कांस्टेंट वॉल्यूम का डाटा गिवन था तो हमने क्या किया, CV निकाला यहां से, फिर CP निकाला अलग से, फिर CP माइनस CV R फॉर्मूला यूज करके, और फाइनली वी कैलकुलेटेड गामा, और गामा के निकलने से एटॉमिसिटी से डील करके हमने डायरेक्टली क्या निकाल लिया, हाइड्रोजन गैस, राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। 2 moles of an ideal gas undergoes following process. This is the graph given to us, pressure versus volume. आपको ग्राफ दिया गया है और प्रोसेस कुछ इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस मुझे कैसे पता लगा, मैंने देखा कि सारा प्रोसेस होने के बाद फाइनली द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन इज सेम। ऐसा प्रोसेस जिसमें घूम घाम के फाइनली इनिशियल पॉइंट पर ही आ जाए वो प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस होते हैं, और उस प्रोसेस में सभी स्टेट फंक्शन का वैल्यू 0 होता है। चेंज इन सबका वैल्यूज क्या होगा, 0। दिस इज बिकॉज स्टेट फंक्शन का वैल्यू डिपेंड ही इनिशियल और फाइनल स्टेट पे करता है। अगर वो ही सेम है तो सभी का वैल्यू क्या हो गया, 0। तो अगर कोई ऐसी ऑप्शंस है तो देख लेते हैं। तो दिस इज डेल यू, दिस इज डेल एस, ये दोनों स्टेट फंक्शन है, इन दोनों का वैल्यू 0 होगा, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, WBC इज इक्वल टू 0। अब बेटा BC ये वर्क डन है, ग्राफ आपको बहुत ध्यान से पढ़ना आना चाहिए। अगर आप इधर ध्यान से देखें तो BC जो वर्क हो रहा है उस पे वॉल्यूम कांस्टेंट है 40 लीटर्स, और क्योंकि मैं जानती हूं कि वर्क डन होता है माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, और डेल्टा V यहाँ क्या है, 0, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये बात भी क्या हुई, सही। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज आना चाहिए, पर हम ये भी देख लेते हैं। और वर्क डन ऑफ द साइकिल नॉन जीरो आएगा, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वर्क डन W एंड Q दे आर पाथ फंक्शन। तो अगर हमें वर्क डन निकाल रहा है तो एरिया अंडर दिस होल कर्व हम क्या निकाल सकते हैं, उससे वर्क डन, और वो नॉन जीरो ही आएगा। तो ये पूरा सारी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट। तो ध्यान से ग्राफ को पढ़ना आना चाहिए, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, इसका एरिया आपको वर्क देता है। तो ध्यान से रीड करेंगे सारी चीजें, साइक्लिक प्रोसेस था, राइट। आगे मूव करते हैं। The bond dissociation energy of X2, Y2 and XY are in the ratio 1:0.5:1. Delta H for the formation of XY is minus 200 kilojoule per mole. The bond dissociation energy of X2 will be, तो आपको bond dissociation energy निकालना है, आपको enthalpy of formation दिया है, मतलब X2 plus Y2 से बन रहा है XY, और आपको क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है तो डियर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल कंपाउंड बनने की एंथैल्पी होती है। तो यानी कि आप रिएक्शन को बैलेंस करके फाइनल प्रोडक्ट शुड बी 1 मोल। इसके एसोसिएटेड जो एंथैल्पी है उसका वैल्यू है -200 किलोजूल पर मोल। आपको इनकी बॉन्ड एनर्जीज का भी रेशियो दिया हुआ है। तो मैं यहाँ क्या देख सकती हूँ, दैट बॉन्ड एनर्जी ऑफ XX is to bond energy of YY is to bond energy of XY। क्या रेशियो दिया है बेटा,
1:0.5:1, यानी कि अगर ये x है तो ये 0.5x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। तो ये वैल्यू जरा यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम किसी भी रिएक्शन के लिए उसकी एंथैल्पी कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमें बॉन्ड एनर्जी का डाटा दिया होता है तो बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया होता है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर सभी रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की दी है तो हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। क्योंकि मुझे बॉन्ड एनर्जी का डाटा दिया है तो मैं ध्यान रखूंगी बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट कौन हो जाएंगे, XX हाफ प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ YY, ये भी कितना आगे हाफ, क्योंकि स्टोशियोमेट्री का भी आप ध्यान रखेंगे, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ XY, और ये आपको कितना दिया हुआ है -200। जरा वैल्यू पुट करते हैं इधर, दिस इज x/2 प्लस 1/2 इंटू 0.5x माइनस x। दिस इज द इक्वेशन फॉर्म। हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं जो सॉल्व करके आएगा 800 किलो जूल पर। इजी है क्वेश्चन, आपको x2 का पूछा था, x2 जो है वो x ही है और x हमने यहाँ निकाल लिया 800। सो फाइनल आंसर इज 800 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन बहुत इजी था। आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आपको इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, राइट? फिर आपको बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए था। आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं था, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर बहुत ध्यान से पढ़ोगे। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन दिया है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc दिया है हमको at 300 Kelvin, the value of del G at the same temperature will be। Dear students, ये तो काफी बार ये फॉर्मूला पूछा गया है PYQs, डायरेक्ट भी आया हुआ एक बार तो हम याद रखेंगे कि del G का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, -2.303 RT log of K equilibrium। और अगर आपको log की टर्म में ना देके नेचुरल लॉग में दिया हो, नेचुरल ln से किस तरीके से लिखेंगे हम, ध्यान से देखिए, RT ln, नेगेटिव साथ में रहेगा, टेक केयर ऑफ द नेगेटिव साइन, ln के इक्विलिब्रियम। तो सिर्फ आपको ये वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व भी नहीं करना था। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। तो पहले तो उन ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं जिसमें नेगेटिव साइन को ही इन लोगों ने हटा दिया, तो 3/4 तो नहीं होगी क्योंकि नेगेटिव तो आएगा। अब देखो जरा, R का वैल्यू -8.314, T टेम्परेचर यहाँ कितना दिया हुआ है हमें 300 केल्विन, ln Kc 2 × 10⁻13, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। इससे ऊपर वाली में उन्होंने अपने आप ही 4 कर दिया। कितना आसान था देखो, फॉर्मूला बेस्ड। कोई इस चैप्टर से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बेटा, बस ध्यान से पढ़ना है, समझना है। देखो कितना डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। द करेक्ट थर्मोडायनेमिक कंडीशंस फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर इज, सभी टेम्परेचर पे कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। देखो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती हैं, फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस del G is equal to negative। del G कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। del G होता क्या है, del G is del H minus T delta S। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए अगर ये भी नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव रिटेन रहेगा और माइनस माइनस फिर एक दूसरे में ऐड हो जाएंगे, तो वो सबसे बढ़िया कंडीशन है हमारे लिए। यानी कि del H नेगेटिव होना चाहिए और del S क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये क्राइटेरिया आपको इसमें ढूंढना है। अब del H पॉजिटिव का मतलब del S। अब जरा देखते हैं ऑप्शंस में, del H लेस देन 0 और del S ग्रेटर देन, एक्सोदर्मिक होना चाहिए प्रोसेस है, लेस देन 0 है, और del S पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इजी। इसके साथ साथ आप पूरा del G का टेबल रिवाइज कीजिएगा कि अगर हम इनको चेंज कर दें साइन को तब क्या होगा। The heat of combustion of carbon to CO2 is इतना, the heat released upon formation of 35.2 gram of CO2 from carbon and oxygen gases। तो अगर हम combustion equation लिखें तो 1 मोल कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने में जो एनर्जी यहाँ रिलीज होगी वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो जाएगी, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है -393.5।
डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो मैं इस रिएक्शन को देख के ये भी बोल सकती हूँ कि ये 1 मोल कंपाउंड बनने की एंथैल्पी है, राइट? मैं बोल सकती हूँ ऑन फॉर्मेशन ऑफ CO2 एनर्जी रिलीज्ड इज, मेंशन कर देते हैं 44 ग्राम, 1 मोल की बात हो रही है, 44 ग्राम CO2, एनर्जी रिलीज्ड इज -393.5, राइट? आपको कितना पूछा है? इजी यूनिटरी मेथड, -393.5 बाय 44 इंटू 35। कितना आसान सवाल था बेटा। नेगेटिव साइन रिटेन रहेगा, सॉल्व करोगे -317 आ जाएगा, राइट? तो ध्यान से इक्वेशन बनाना आना चाहिए। कंबशन किसी को अगर हम हीट भी करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे, 1 मोल को करना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के दौरान भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जो अपनी रेफरेंस स्टेट में नेचर में प्रेजेंट है उनसे बनाते हैं, लेकिन 1 मोल बनाते हैं। ये याद रखना, इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। समझ गए? आगे चलते हैं। फॉर द रिएक्शन 2Cl2Cl2 द करेक्ट ऑप्शन इज, यहाँ बच्चा बड़ा डाउट पूछता है कि मैम रिएक्शन को देख के हम कैसे पहचाने कि उसमें हीट रिलीज होगी या नहीं होगी। बच्चे इन रिएक्शंस के लिए वी कैन डू, अब ध्यान से देखना जरा, 2 Cl एटम मिलके Cl2 बना रहे हैं, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, और जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी रिलीज होती है। जब बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड को एनर्जी तोड़ने के लिए देना पड़ता है, तो वो एंडोडर्मिक होगा। यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, 2 Cl एटम जो पहले अलग अलग थे अब उन्होंने मिलके क्या बना लिया? Cl2 का मॉलिक्यूल बना लिया, राइट? तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होगा वो एक्सोडर्मिक होगा, यानी कि लेस देन 0। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब अगर हम ध्यान से देखें एंट्रोपी को कैसे देखते हैं, देखो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स अगर बढ़ रहे हैं तो एंट्रोपी बढ़ रही है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स घट रहे हैं तो एंट्रोपी घट रही है। यहाँ पर पहले 2 थे, अब 1 ही मॉलिक्यूल बन गया, तो गैसियस मोल्स कम हो रहे हैं तो एंट्रोपी कम हो रही है। और आप खुद भी सोचो, पहले 2 Cl एटम फ्री थे, कैसे भी घूम सकते थे, अब जब उन्होंने मॉलिक्यूल बना लिया तो वो बाउंड हो गए हैं, राइट? तो मैं एंट्रोपी की बात करूं तो वो भी क्या करेगी? डिक्रीज, यानी कि लेस देन 0। An ideal gas expands isothermally from 10 to the power -3 meter cube to 10 to the power -2 meter cube at 300 Kelvin against a constant pressure भी दिया है आपको। The work done on the gas is, work done, easy formula, एक ही formula हमें याद होना चाहिए, -P external V2 - V1। P एक्सटर्नल कितना दिया है? 10 की पावर 5। V2 कितना दिया है हमको? 10 की पावर -2। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 0.1 इंटू 10 की पावर -2। यहाँ से कॉमन लीजिए 10 की पावर -2, सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 1 - 0.1 इज 0.9। तो मैं लिख सकती हूँ 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 9, कैंसल होके बताइए 900 बच जाएगा, 900 जूल। ध्यान रखना यूनिट का आंसर अगर मैं देखूं, ये नेगेटिव भी साथ में रखेंगे हम लोग, ध्यान रखेंगे इसका आंसर में नेगेटिव में ऑप्शंस, तो इसको तो हम एलिमिनेट कर देते हैं, इसको भी एलिमिनेट। अब 2 ऑप्शन में देखना, बच्चा जल्दी से टिक करेगा, यूनिट को ध्यान ही नहीं रखेगा, तो यूनिट का भी ध्यान रखना है, ये जूल में है, किलो जूल वाली ऑप्शन को टिक नहीं करना। इजी फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। Identify the intensive property from the following. Intensive properties are the properties which are independent of the quantity of matter taken. जो डिपेंड ही नहीं करता कि कितना आपने अमाउंट लिया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो पूछा जाता है वो एग्जाम्पल है प्रेशर एंड टेम्परेचर, राइट? अगर तुम्हारे पास पूरी कोई रॉड है, मान लो आयरन की रॉड है, उसको पूरे तरीके से तुमने हीट कर दिया, और हीट करके मान लो उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो अब तुम उस रॉड को आधा काट दो, तो ऐसा नहीं होगा कि वो आधी 50 है आधी 25 है, ऐसा कुछ हो जाएगी। नो, टेम्परेचर अभी भी कितना रहेगा? 50 डिग्री सेल्सियस, राइट? तो क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितना तुमने मैटर लिया, उस पर डिपेंड नहीं करती, राइट? तो टेम्परेचर इज द करेक्ट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर टेकन, वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। प्रेशर भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी ऊपर वाली सभी क्या है? एक्सटेंसिव। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस, बड़े अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन करने में ना बड़ा मजा आता है, पर ध्यान से करना, क्योंकि छोटी छोटी नेगेटिव पॉजिटिव की मिस्टेक से सारी कैलकुलेशन गलत हो सकती है। अब देखो बेटा, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को लाने के लिए हमें 3 इक्वेशंस दी हैं, और हमें बताना है कि इन सब से किस तरीके से यहाँ पहुंचे और इसकी एसोसिएटेड एंथैल्पी क्या होगी। बच्चे पहले ऐसे क्वेश्चंस को 2 मिनट देखो
कि क्या करूं मैं, ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये फाइनल इक्वेशन आ जाए। दूसरी बात आप ध्यान में रखोगे, किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो एंथैल्पी का साइन रिवर्स हो जाता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। किसी नंबर से किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, एंथैल्पी को भी उससे मल्टीप्लाई करना है। दो इक्वेशन ऐड होती हैं तो एंथैल्पीज भी ऐड होती हैं, दो सब्ट्रैक्ट होंगी तो एंथैल्पीज भी क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट। तो टेक केयर व्हिल डूइंग द क्वेश्चंस, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेस। अब देखो जरा इधर हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, इस फाइनल इक्वेशन में D शुड बी ऑन द LHS, D शुड बी ऑन द LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं क्या करती हूं, अपने अकॉर्डिंग इस थर्ड वाली इक्वेशन को रिवर्स करके देखती हूं। और एक चीज का और भी ध्यान रखना है कि D LHS पे है पर एक ही D होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को रिवर्स किया, 2D E प्लस A। तो क्योंकि रिएक्शन को रिवर्स किया है तो एंथैल्पी भी रिवर्स होगी, तो एंथैल्पी विल बी -350। अब इसके नीचे मैं दूसरी इक्वेशन लिख रही हूँ, 3B गोइंग टू फॉर्म 2C प्लस D, इसका एंथैल्पी है -125। अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देती हूँ तो एक D से एक D कैंसल, एक D बच जाएगा जो मुझे चाहिए था। तो D का काम तो हमने कर लिया, चलो ऊपर वाली में D है। अब देखो 2C भी हमारे पास यहाँ आ गया, राइट, तो 2C की भी कोई इश्यू नहीं है। अब B और A का ध्यान रखना है आपको, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो मेरे पास A भी आएगा। एक काम करते हैं, ऐड करके देख लेते हैं। चलो, तो ऐड किया तो यहां से क्या आ जाएगा सॉल्व करके, 3B प्लस यहां से बच्चे एक D कैंसिल होके एक ही D बचेगा, E प्लस A प्लस 2C। ये मेरे पास फाइनल एंथैल्पीज को भी ऐड कर लेते हैं, -475। लेकिन अभी हमने इसमें से क्या एलिमिनेट, ये हमें 2C चाहिए, हमें E भी चाहिए, हमें D भी चाहिए, मुझे इनको जरा एलिमिनेट करना है, राइट। तो उसके लिए मैं पहली इक्वेशन की हेल्प लूंगी। मुझे क्या चाहिए, एक ही B चाहिए, एक ही B की नीड है मुझे, लेकिन इक्वेशन में मेरे पास कितने हैं, 3। तो मुझे इसको 2B बनाना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 2। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, A से 2B, है ना। अब इसकी एंथैल्पी है +2 150 मल्टीप्लाई बाय 2 का ध्यान रखना है क्योंकि आपने इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से। अब अगर मैं दोनों को ऐड करती हूँ फाइनल इक्वेशन, तो जरा ध्यान से देखो, A से A कैंसल, 3B और 2B में से एक B बचेगा, B प्लस D E प्लस 2C, दिस इज द फाइनल इक्वेशन। ये प्लस में है, ये माइनस में है, यहां से सॉल्व करके 300 आएगा और इनको नेगेटिव का साइन रिटेन रहेगा, -175। आसान था बेटा, 2 मिनट ध्यान से देखना कि कहाँ किस इक्वेशन को क्या करे कि फाइनल आ जाए। तो मैंने देखा कि मुझे E की जरूरत RHS पे है, इधर दिया, इधर LHS पे हुआ है, तो मैंने इक्वेशन को क्या कर दिया, रिवर्स, राइट। फिर मैंने ध्यान दिया कि अच्छा किस तरीके से मैं A और B को, किस तरीके से A को पूरा एलिमिनेट करना था, B को कम करना था, D को भी थोड़ा कम करना था, तो इक्वेशंस की हेल्प लेंगे। तो ध्यान से सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चंस होते हैं। The difference between the heat of reaction at constant pressure and at constant volume for the reaction is, तो आपको पता होना चाहिए that del H is equal to del U plus del NG/RT, और हम इसको ये भी बोलते हैं हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, del NG/RT। del NG निकालते हैं जरा, आपको पूछा क्या है, डिफरेंस ही पूछ लिया, लो जी, QP माइनस QV पूछा है आपको del NG/RT निकालना है। del NG is equal to the number of gaseous moles, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लेने कौन से हैं, सिर्फ गैसियस, तो ये वाले तो हम एलिमिनेट ही कर देते हैं। तो del NG किसके बराबर आ जाएगा, 12 - 15 इक्वल्स टू -3। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, -3, R कितना हो जाएगा, टेम्परेचर कितना दिया है, कुछ नहीं दिया, तो हम स्टैंडर्ड 298 लेंगे। स्टैंडर्ड कितना लेंगे, 298, क्योंकि फाइनल आंसर किलो जूल में पूछा है तो इसको डिवाइड बाय क्या कर दो, 1000, और सॉल्व करके आ जाएगा -7.43 किलो जूल। फॉर्मूला रिवाइज करना है, ये फॉर्मूला आया भी हुआ है, अभी रिसेंट क्वेश्चन देखोगे तो PYQ में मिलेगा आपको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको ABC 3 स्टेटमेंट दिया है और बेटा आपको करेक्ट बताना है। हम जानते हैं, दो ही तो चीज का हम रट्टा मारते हैं, दैट Q एंड W आर पाथ फंक्शन, और इन्होंने यहाँ क्या दिया हुआ है, स्टेट फंक्शन, तो ये तो गलत हो गया। Q प्लस W इज अ स्टेट फंक्शन,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है U इज इक्वल टू Q प्लस W, और Q प्लस W आपको U देगा जो कि एक स्टेट फंक्शन है, बिल्कुल सही बात है। डेल जी इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन, सही है, तो बी एंड सी क्या होगा, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन से आपका स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन क्वेश्चन क्लियर हो गया, राइट। Standard enthalpy of vaporization for water at 100 degree Celsius is इतना, the internal energy of vaporization at 100 degree Celsius is। तो जरा ध्यान से देखते हैं, आपको स्टैंडर्ड एंथैल्पी दिया है, इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो ऐसा फॉर्मूला जो रिलेट करे डेल एच को डेल यू से, वो ये फॉर्मूला है। रिएक्शन लिख लेंगे जरा, वेपराइजेशन है मतलब वाटर लिक्विड से किसमें जा रहा है, वाटर गैस में जा रहा है, और यहां हम बड़ी आसानी से डेल एन जी निकाल सकते हैं। 1 माइनस 0, लिक्विड का तो लेते ही नहीं है, सिर्फ गैसियस मोल्स लेते हैं, तो 1 माइनस 0 डेल एन जी आ गया 1। आपको ये कितना दिया हुआ है 40.66, तुम्हें निकालना है डेल यू, डेल एन जी कितना आ गया 1, आर कितना लेंगे 8.314, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में बदलो 273.15 ऐड करेंगे 373.15। अब क्योंकि ये डाटा आपको किलो जूल में दिया है तो मुझे इसको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 1000। अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करके ये 3 के आसपास आएगा, और जब 40.66 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेल यू का वैल्यू 37.56 के करीब आ जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव में आएगा। आगे चलते हैं। In which of the following reactions standard reaction entropy change is positive and standard Gibbs free energy take decreases sharply with increasing temperature? अब बेटा अभी हमने देखा था कि जो Cl2 वाला क्वेश्चन था कि एंट्रोपी कैसे चेक करते हैं, तो आप गैसियस मोल्स निकाल लो। अगर डेल एन जी फाइनल में गैसियस मोल्स बढ़ते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है, तो क्वेश्चन को जरा एंट्रोपी से चेक करते हैं। हम सभी केस में डेल एन जी निकालते हैं। सबसे ज्यादा जो तुम्हें एंट्रोपी का पॉजिटिव पूछा है, स्टैंडर्ड इज पॉजिटिव। अब यहां ये सॉलिड है और यहां पर ये सिर्फ गैस है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स करोगे तो माइनस हाफ आएगा। यहां अगर तुम ध्यान से देखो तो 0 आएगा, हाफ माइनस हाफ 0। यहां अगर हम देखें 1 माइनस हाफ इक्वल्स टू हाफ, और यहां अगर मैं सॉल्व करूं तो 1 माइनस 1.5 दोनों को ऐड करोगे ना, तो सॉल्व करके आ जाएगा -0.5। तो इसी केस में डेल एन जी पॉजिटिव आ रहा है। डेल एन जी पॉजिटिव तो फाइनल रिएक्शन का एंट्रोपी बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनिटी की तरफ जाएगी, डेल जी नेगेटिव होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। आपका थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर ध्यान से एक एक फॉर्मूला को रिवाइज करो। जितने भी डेल एच का फॉर्मूला, डेल यू का फॉर्मूला, इनके रिलेटेड क्वेश्चंस, सारे एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेल जी, डेल एच, सारे टॉपिक्स को थॉरोली रिवाइज करना है, फॉर्मूलाज के शॉर्ट नोट बनाने हैं और फिर ये क्वेश्चंस लगाने हैं। इनको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।